हाय दोस्तों, लहरों को डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक मैथ देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आपको आपका मैथ स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथ को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों आज मैं एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं, यदि किसी भी चीज को आप दिल से करोगे या पूरे कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो दोस्तों आपको मैथ भी जो है बड़ी आसान लगने लगेगी। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, इसकी बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों आप उसकी छोटी छोटी बातों को समझते हैं, उसकी बेसिक चीजों को समझते हैं, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट बड़ा आसान हो जाता है। वैसे ही दोस्तों मैथ में भी आपको बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग जो बड़ी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट यदि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो दोस्तों हमारे लिए उस प्रश्न का आंसर देना, उस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं। और दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बेसिक मैथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहली कंसेप्ट हमारी ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या जो है किसे कहा जाता है, आप अगर जानते हो तो आपको, आप में से कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि प्राकृत संख्या की शुरुआत जो है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी होती होंगी। बट दोस्तों प्राकृत संख्या की शुरुआत, आपको एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि किसी भी नेचुरल नंबर की शुरुआत जो है वो हमेशा और हमेशा 1 से होती है। यदि दोस्तों आप किसी कतार में खड़े हो, ठीक है, किसी कतार में यदि आप खड़े हो, यदि आपको काउंटिंग करने बोला जाए तो आप कैसे काउंट करोगे, शुरुआत कहां से करोगे, 1 से करोगे कि 0 से करोगे? डेफिनेटली दोस्तों आप उसकी शुरुआत 1 से करोगे। और इसीलिए जो है दोस्तों यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि इसी प्राकृत संख्या को जो है, या इसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों यहां पर हिंदी विद इंग्लिश में भी आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी दोनों भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब प्राकृत संख्या की शुरुआत दोस्तों कहां से हो रही है, 1 से, 2 3 4 5 6 और इधर दोस्तों इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट नंबर, इसको दोस्तों इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। ऐसे इनफिनाइट नंबर जो यहां पर आ जाएंगे, मतलब 1 से शुरुआत होंगी। यदि किसी ने आपको पूछा या एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी, यदि ऐसा पूछा जाए दोस्तों तो आपको गलती से भी 0 यह नहीं बोलना है या ये आंसर वहां पे नहीं लिखना है। आपको सबसे छोटी प्राकृत संख्या यदि पूछी जाए तो आपको आंसर देना है 1। यहां पर दोस्तों आपको आंसर देना है 1, क्योंकि एक ये जो है सबसे पहली प्राकृत संख्या है या सबसे पहला नेचुरल नंबर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यदि आपको इसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, और उसमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, जिसमें ये लिखा रहेगा कि इनफिनाइट मतलब असंख्य संख्या, इसमें हम लोग बता नहीं सकते। इसमें एक ऑप्शन में क्या आएगा आपके दोस्तों कि बता नहीं सकते, तो वो संख्या जो है, वो ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आपको पूछा जाए तो दोस्तों आपको क्या लिखना है ऑप्शन में कि ये प्रश्न का उत्तर बताया नहीं जा सकता, या बोल नहीं सकते कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, क्योंकि इनफिनिट नंबर्स होते हैं प्राकृत संख्या में, इसीलिए वहां पे एक असंख्य भी ऑप्शन दे सकता है, या फिर बताया जाए वहां पे ऑप्शन में लिखा रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों इस पे आपको ध्यान देना है कि प्राकृत संख्या जो है वो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप बोल नहीं सकते हो, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो उसके आधार पे आपको आंसर लिख लेना है। ये हो गई बात प्राकृत संख्या की, जिसमें 0 का समावेश नहीं होता दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं दोस्तों, इसमें दूसरा टॉपिक क्या है हमारा,
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत दोस्तों बस ये प्राकृत संख्या जो है इसी संख्याओं में एक ऐड करना होता है। एक मतलब एक संख्या, एक डिजिट, एक नंबर, वो हमको वहां पर ऐड करना होता है। दोस्तों मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एक जो है अगर पूछा जाए किसी को, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है और एक क्या है ऐसा पूछा जाए, तब बहुत से बच्चे जो इसमें गलत आंसर देते हैं। कुछ बच्चे जो इसको नंबर्स बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको संख्या बोल देते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है इसको डिजिट बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये एक डिजिट है अगर इंग्लिश में बोला जाए तो, और यदि हिंदी में बोला जाए दोस्तों तो एक अंक है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों पूर्ण संख्या की शुरुआत देखा जाए, मतलब पूर्ण संख्या की शुरुआत दोस्तों 1 के पहले हमको सिर्फ यहाँ पर एक 0 बढ़ा देना है दोस्तों, मतलब उसकी शुरुआत जो है पूर्ण संख्या की शुरुआत ये 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसमें असंख्य संख्याएं आ जाएगी दोस्तों, इनफिनाइट नंबर्स आ जाएगी, मतलब असंख्य संख्याएं आ जाएगी। इसी को बोलते हैं इनफिनाइट नंबर्स, मतलब असंख्य संख्या। ये आप बता नहीं सकते कि पूर्ण संख्या में जो है आखिरी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ये बिल्कुल भी आप बता नहीं सकते दोस्तों। अब इसी पूर्ण संख्या को जो है आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, होल नंबर। होल नंबर दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी एग्जाम्स होती है जो आप कभी इंग्लिश में देते हो, कभी हिंदी में देते हो, तो ऐसे समय जो है दोस्तों आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। पूर्ण संख्या की शुरुआत जो है 0 से होती है। अब दोस्तों एक प्रश्न इस पर आपको पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या है क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, सभी पूर्ण संख्या जो है ये प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में दोस्तों 0 नहीं है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, जो कि हमने पूर्ण संख्या में उसको ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों इस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं बड़ी बड़ी एग्जाम में, साथ ही साथ छोटी एग्जामों में भी। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या? तो इसमें आंसर आएगा आपका यस, सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या है, पर सभी पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 0 यह पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए बेसिक मैथ से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये आंसर देना है कि पूर्ण 0 ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? तो ये बिल्कुल भी प्राकृत संख्या नहीं है, 0 यह एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आज 100% इसकी कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि पूर्ण संख्या क्या, प्राकृत संख्या क्या, पूर्णांक संख्या क्या। अब इसके पश्चात का टॉपिक है दोस्तों पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी भी कंसेप्ट आज हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें दोस्तों जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये वीडियो में आज लेके आया हूं दोस्तों। अब पूर्णांक संख्या को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेजर्स। इंटेजर्स, ठीक है, इसे कहा जाता है इंटेजर्स, मतलब पूर्णांक संख्या। दोस्तों पूर्णांक संख्या की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या की शुरुआत जो है वो 0 से होती है, ठीक है, 0 से होती है। बट मैंने यहां पर किंतु परंतु लगा दिया दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को यहाँ 0 लिख देना है। अब इस पूर्णांक संख्या के आगे दोस्तों यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। यदि आपको नंबर लाइन के बारे में पता होगा, संख्या रेखा पर जो है ये पूर्णांक संख्या दर्शाई जाती है, तो सबसे पहले वहां 0 लिखा जाता है दोस्तों, और उसके पश्चात इधर जो है धनात्मक संख्या लिखी जाती है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। और इसमें भी इनफिनाइट नंबर होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहाँ 5 तक लिखा तो 5 तक ही होगा, यहाँ पर भी जो है दोस्तों क्या लिखा जाता है, इनफिनाइट नंबर्स लिखे जाते हैं। इनफिनाइट मतलब असंख्य संख्या है। अब ये 0 से पहले देखो, अभी आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों कि प्राकृत संख्या में कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है, पूर्ण संख्या में कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों 0 जो है, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। एक बात आपको बता दे रहा हूं क्लियर, ठीक है। इसमें भी बहुत से लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अक्सर जो है टीचर्स ये बताते हैं कि जो संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मान लो 1 है 2 है 1 है या 3 है या 15 है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब सोच लेना है दोस्तों आपको उसके आगे प्लस है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये भी बताया जाता है बहुत बार कि जो है
अगर कोई संख्या है हमेशा उसके नीचे क्या होता है, एक होता है, एक होता है। वैसे ही आपको बताया जाता है कोई भी एक वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल है हमेशा उसके सामने एक होता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है बेसिक चीजें आपको समझाई जाती है दोस्तों। इसी को लेकर जो है कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक मतलब इसके बारे में बताया दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जीरो जो है दोस्तों, तो जीरो के आगे ना तो प्लस है ना तो माइनस का चिन्ह है, बट आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जीरो जो है इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। मतलब जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, ना तो ऋणात्मक है, ठीक है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ना तो जीरो जो है धनात्मक है, ना तो ऋणात्मक है, ना तो पॉजिटिव नंबर है, ना तो नेगेटिव नंबर है। अब एक और पूर्णांक संख्या में जो एक चीज हमको ऐड करना है, और भी संख्या है जो हम लोग पूर्णांक संख्या में संख्या रेखा पर देखते हैं कि जीरो के पहले दोस्तों क्या होता है, -1, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर -2, -3, -4, ऐसे इनफिनिट नंबर्स दोस्तों इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें भी ऐसे इनफिनिट नंबर्स आ जाते हैं, मतलब असंख्य संख्याएं आती है दोस्तों। अब इस पर आधारित भी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कैसे कि क्या सभी प्राकृत संख्या ये पूर्णांक संख्या है? तो यस, सभी प्राकृत संख्या ये पूर्णांक संख्या है 100%। क्या सभी पूर्ण संख्या ये पूर्णांक संख्या है? तो यस, सभी पूर्ण संख्या ये पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों इस पर आधारित भी बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत संख्या इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव नंबर्स तो है, जीरो भी है, बट जो है यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी है और जीरो भी है। क्योंकि प्राकृत संख्या में सिर्फ जो है शुरुआत कहां से होती है, एक से होती है, ठीक है, एक से होती है। एक ये पहला नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, वहां से शुरुआत होती है दोस्तों। इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या जो है ये प्राकृत संख्या नहीं होती है, सभी पूर्णांक संख्या ये प्राकृत संख्या नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी आएगा इसमें कि सभी पूर्णांक संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऐसी बेसिक चीजें दोस्तों आपको क्लियर करना है कि सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृत संख्या है, ना तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ, ये सत्य है दोस्तों कि सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये पूर्णांक संख्या है। सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये पूर्णांक संख्या है, पर सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृत संख्या है ना तो पूर्ण संख्या है। बस इतने कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है दोस्तों। अब इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, ये तीन कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। इस पर आधारित बेसिक मैथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। यदि ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछ लिया गया तो भी दोस्तों आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि यदि आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो आप बता दोगे कि सर जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। होल नंबर क्या है, जीरो है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप बता दोगे कि सर 1 है, ठीक है। बट सबसे छोटी यदि पूर्णांक संख्या आपको पूछी जाए तो आप बिल्कुल भी बता नहीं सकते, क्योंकि पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव नंबर और जीरो के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी है, और नेगेटिव नंबर्स भी जो है इनफिनिट हो सकते हैं, मतलब असंख्य हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसमें आप बिल्कुल भी बता नहीं सकते कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, ठीक है। बट इसमें एक कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है दोस्तों कि जीरो जो है, जीरो के बारे में यदि पूछा जाए कि जीरो यह धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, तो आपको ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जीरो इज नॉट अ नेगेटिव नंबर एंड इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ना तो वो जो है धनात्मक संख्या है, ना तो वो ऋणात्मक संख्या है। इतना आपको दिमाग में रख लेना है दोस्तों, जिससे आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या के पश्चात हम लोग देखेंगे भिन्नों के बारे में, ठीक है, भिन्नों के बारे में कि भिन्न कैसे होते हैं, भिन्न जो है कैसे लिखे जाते हैं। चौथी कंसेप्ट है दोस्तों हमारी भिन्न। अब भिन्नों के बारे में एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, कि भिन्नों में जो है हमेशा अंश जो है ये हर की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है दोस्तों।
अंश जो है वो हर की अपेक्षा छोटा होता है। यदि अंश जो है ये 4 है, अंश यदि 4 है तो ये जो है हर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तभी इसको हम लोग जो है भिन्न बोलेंगे, ठीक है, तभी इसको हम लोग भिन्न बोलेंगे कि यहाँ पर जो है अंश हमेशा छोटा होता है, इसी को न्यूमरेटर कहा जाता है दोस्तों। और नीचे वाला जो होता है 5 मतलब हर जो है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। मतलब इसमें हमेशा जो है न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है दोस्तों। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। बहुत से लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिनोमिनेटर है कौन सा न्यूमरेटर है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है दोस्तों कि ऊपर वाला जो अंश है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो हर है वो डिनोमिनेटर है। इतनी कंसेप्ट बस आपको क्लियर रखना है दोस्तों, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी क्रिया जो है भिन्न संबंधित करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होंगी, ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है या नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर रखना है कि ऊपर वाला अंश है और भिन्न में हमेशा ऊपर वाला जो अंश है या न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होता है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों एक भिन्न और भी प्रकार का होता है। मान लो यदि ऊपर वाला जो है बड़ा है 11/10 है, ठीक है, यदि ऊपर वाला बड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। अब दोस्तों इसको मिश्र भिन्न क्यों कहा जाता है ये आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जो इसमें पूर्णांक भी है, मतलब 1/10 ऐसा है दोस्तों, क्योंकि 1 × 10 और 1+1 मतलब देखो यहां पर प्लस कर देंगे तो 11 का 11, 10 का 10 मतलब 10 1 जा 10, 10 + 1 11, 11 अपॉन दोस्तों क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से उसको जो है लिख दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये 1 जो है दोस्तों ये क्या है पूर्णांक है और इसीलिए इसे मिश्र भिन्न भी कहा जाता है। ये भिन्नों के प्रकार है दोस्तों, इसमें ये भिन्न है और इसमें जो जब पूर्णांक भी होता है मतलब ये जो अंशाधिक होता है, ठीक है, मतलब इसका न्यूमरेटर जो है वो अधिक होता है दोस्तों, तब उसे जो है मिश्र भिन्न हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मिश्र भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, और ये हो गया भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है और हर जो है वो दोस्तों बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके पश्चात की कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इसके पश्चात जो है और भी जो है संख्या है इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, उसकी बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले दोस्तों। तो इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखने वाले कि भाज्य संख्या उसी को कहा जाता है यौगिक संख्या, साथ ही साथ उसी को कहा जाता है संयुक्त संख्या। एक ही प्रकार की संख्याओं के 3 नाम है दोस्तों, और एग्जाम में मैक्सिमम ऐसा होता है कि आपको इन तीनों नाम पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। कभी भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोल दिया जाता है, कभी जो है यौगिक संख्या को संयुक्त संख्या बोल दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग नामों से जो है जब इसको पुकारा जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है और हमारा आंसर भी जो है गलत हो जाता है दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहा जाता है और उसे ही संयुक्त संख्या भी कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कंपोजिट नंबर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, तो जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या। अब दोस्तों भाज्य संख्या मतलब क्या, इसकी मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूं कि इसकी कंसेप्ट क्या है। भाज्य संख्या, कंपोजिट संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, इन सभी का एक ही कंसेप्ट है कि जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं दोस्तों, सम या विषम वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों भाज्य संख्या, ठीक है। बहुत से बच्चे जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाज्य कंपोजिट नंबर जो कि इवन नंबर से ही रिलेटेड होंगे, ऐसा भी एक कंफ्यूजन बच्चों का बन जाता है। अभाज्य संख्या बोले तो बच्चों को लगता है कि प्राइम नंबर मतलब ऑड नंबर, ऐसी भी कभी कभी कंसेप्ट बन जाती है दोस्तों, और इसीलिए ये बेसिक जो है चीजें यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। आपको क्लियर रखना है कि चाहे वो सम संख्या हो या चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक विभाजक है, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि वो भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां पर आएगा 4, क्योंकि आपको पता है 1 के भी एक ही फैक्टर है,
2 के 2 ही फैक्टर है और 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, वो खुद और एक। इसीलिए सबसे पहली जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ जाएगी 4, उसके बाद दोस्तों 6, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। मतलब कैसे कि यहां पर आपको पता कैसे चला कि भाई यही भाज्य संख्या है। मैंने आपको बोला कि जिस किसी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लो दोस्तों, जैसे कि यहाँ 4 है तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 9 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 है और 9 है। ठीक है, मतलब इनके सभी के फैक्टर्स यदि आप निकालते हो, ठीक है, विभाजक यदि आप इनके निकालते हो दोस्तों, तो 2 से अधिक विभाजक है इसके। ठीक है, अब जब 2 से अधिक विभाजक हो जाते हैं तो उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर मतलब जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक संख्याओं से उसको भाग जाता है, उसे ही हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। भाज्य संख्या पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको 4 लिख देना है। दूसरा प्रश्न आपको इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो ऐसे समय दोस्तों यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, 9। यदि पूछा दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी है, तो आ जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है छोटे छोटे प्रश्न बेसिक पर आधारित पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यदि किसी ने पूछा कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो इस समय आपको 4 आंसर नहीं देना है, क्योंकि 4 ये सम संख्या है, तो आपको 9 ही आंसर देना है दोस्तों। यदि किसी ने पूछा या आपको एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य सम संख्या कौन सी है, तब आपका आंसर आएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भाज्य पर आधारित आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इधर दोस्तों आपको बता दे रहा हूं कि इनफिनाइट नंबर जो है आ जाएंगे। ठीक है, इधर जो है इनफिनाइट नंबर मतलब और भी बहुत सारी भाज्य संख्याएं है। ठीक है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर है उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। इसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों, इसके बारे में आपने बहुत बार सुने होंगे कि अभाज्य संख्या, और इसमें दोस्तों बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है कि भाज्य और अभाज्य को लेके बच्चों के बीच में या बड़े बड़े लोगों के बीच में भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि यार भाज्य किसे बोले, अभाज्य किसे बोले, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। और इसीलिए ये बेसिक चीजें जो आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। गणित ये विषय आसान है दोस्तों, बट इसको क्यूरियोसिटी के साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बारीकी के साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। अब यहां पर देखते हैं कि अभाज्य संख्या जो है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब ही होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब दोस्तों अभाज्य संख्या में किस किस का समावेश होगा, तो शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो यहां पर जो है 1 का समावेश होगा क्या, 1 का समावेश अभाज्य संख्या में नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अभाज्य संख्या भी क्या बोल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभाज्य संख्या की रिक्वायरमेंट है कि उसके कम से कम 2 हाथ होना चाहिए। भाज्य संख्या की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कम से कम 2 से अधिक हाथ होना चाहिए, मतलब फैक्टर्स होना चाहिए। अंडरस्टैंड ना, कि उसके 2 से अधिक जो है फैक्टर्स होना चाहिए। और अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे कम से कम 2 फैक्टर्स होना चाहिए। अब कम से कम 2 फैक्टर्स होना चाहिए, तो 1 का दोस्तों एक ही फैक्टर है, ओनली 1। ठीक है, अगर आप दूसरा फैक्टर लिखने जाओगे तो भी 1 ही हो जाएगा, मतलब 1 ही है ना, एक ही फैक्टर है ना इसका। इसीलिए दोस्तों आपको बता दे रहा हूं कि 1 जो है ये ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, क्योंकि ना तो इसके 2 फैक्टर्स है ना तो 2 से अधिक फैक्टर्स है। इसीलिए ये जो है ये संख्या ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है दोस्तों। इस पर भी आधारित आपको क्वेश्चंस कहीं भी पूछा जा सकता है, और इसीलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो है ये ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है,
इतना आपको अपने दिमाग में, अपने बेसिक दिमाग में जो है डाल लेना है, ठीक है। अब इसके पश्चात दोस्तों यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत यहां पर जो दोस्तों, ठीक है, सबसे पहली जो है अभाज्य संख्या आ जाएगी 2। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको कि अभाज्य संख्या जो है उसके 2 फैक्टर्स होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 से अधिक है तो वो भाज्य हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 2 फैक्टर्स होना चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 ही होना चाहिए। एक तो 1 से और दूसरा उसी संख्या से, तभी उसको हम लोग दोस्तों अभाज्य संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर दोस्तों हमको अभी मिल चुका है जो कि है 2। 2 जो है ये सबसे छोटा और सम जो है प्राइम नंबर, मतलब सम अभाज्य संख्या ये 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यदि पूछा जाए आपको तो आपका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 के फैक्टर्स कितने दोस्तों? सिर्फ 2। एक तो 1 है और दूसरा है 2। इसके पश्चात जो है दूसरी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 3। क्यों? क्योंकि इसकी भी 2 फैक्टर्स है, एक तो 1 है और दूसरा 3। उसके पश्चात दोस्तों 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 के फैक्टर कितने? 2 है, 1 और 5, मतलब एक और वही खुद संख्या। उसके बाद दोस्तों 7 के भी 2 ही फैक्टर्स है, कितने? 1 और 7। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा 11, इसके भी 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 और ये 11। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों 13। ऐसे आगे जो है इनफिनाइट नंबर जो है मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहां पर भी आएगा 1 और इधर 13। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अभाज्य संख्या की कंसेप्ट भी क्लियर हो गई होंगी कि जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ना तो उससे अधिक ना तो उससे कम, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, या फिर इंग्लिश में अगर बोला जाए तो प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गई दोस्तों अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात दोस्तों इसके ऊपर आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अब मैक्सिमम हम लोग गलतियां कहां करते हैं, यदि किसी ने पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो बहुत से लोग जो है ऑप्शन नंबर जहां पर 1 लिखा रहेगा उसी को टिक कर देते हैं दोस्तों। पर मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, इसके पहले भी मैंने बताया कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। वो एक पूर्ण संख्या है या उसको हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं, बट वो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और 2 जो है, 2 के बारे में भी बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि ये भाज्य संख्या होना चाहिए क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 जो है आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि 2 सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या है, वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके 2 से अधिक फैक्टर नहीं है। यदि 2 से अधिक फैक्टर होते तभी संख्या जो है वो भाज्य हो सकती है दोस्तों। तो यहां पर जो है 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है, ठीक है। और वो एक अभाज्य संख्या है क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, क्योंकि 2 को सिर्फ 1 से और 2 से ही भाग जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं ताकि ये कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ जाए, ताकि आपका जो है बेसिक क्लियर हो जाए दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आपको जो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कर लेना है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो वो भी आपको कमेंट्स में डाल देना है। और भी टॉपिक है दोस्तों जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या जहां पर आपको लग रहा है कि मेरा ये बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो टॉपिक आपको डाल देना है दोस्तों, जिससे कि उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हो सके तो प्यारा सा जो है लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। इससे ना तो आपको पैसे लग रहे हैं ना तो जो है मुझे पैसे मिल रहे हैं, बट दोस्तों एक समाधान मिलता है, एक खुशी मिलती है। और सिर्फ ये मेहनत जो है आप बच्चों के लिए की जा रही है ताकि जो है आप कुछ नया सीख सको, मेरे माध्यम से आप नया कुछ सीख सको और एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, एक खुशी मिलती है। अगर हमारे वीडियो को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है तो हमको एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है दोस्तों, जिससे हमारे अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है और इसी से जो है और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन हमको मिलता है दोस्तों। और हम लोग जो है इसमें और भी मेहनत करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि हमारे बच्चों को कुछ नया सीखने मिले हमारे माध्यम से। और बस दोस्तों इसीलिए एक प्यारा सा आपको जो है लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो आपको एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना है, उसमें अपना डाउट जो है आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया अभाज्य संख्या। और भी बहुत सारी कंसेप्ट है दोस्तों, इसके पश्चात देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या
अब ये एक कंसेप्ट है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या, इसको बोलेंगे दोस्तों इंग्लिश में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो दोस्तों आज ये सह अभाज्य संख्या की कंसेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूं। सह अभाज्य, देखो यहां पर शब्दों में ही आपको समझ में आएगा कि भाई इसकी कंसेप्ट क्या हो सकती है। सह अभाज्य का मतलब ऐसी दो प्राइम नंबर जो साथ में आते हो, जैसे कि एग्जांपल में दोस्तों 3 और 5। और एक चीज बता दे रहा हूं कि इसका जो है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका जो एचसीएफ है, मतलब महत्तम सामान्य विभाजक जो है, इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ मतलब आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम आपको पता होना चाहिए। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है दोस्तों, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो यहां पर जो 3 और 5, इसको आपको पता है कि इन दोनों को जो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, और उसी को दोस्तों एचसीएफ कहा जाता है, महत्तम सामान्य विभाजक। मतलब जिससे ऐसी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों को भाग जाता हो, तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों, सिर्फ 1 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। इसके बाद दोस्तों जैसे कि 7 और 5 है, ये भी सह अभाज्य संख्या है। इसके बाद दोस्तों 11 और 13 है, 11 और 13 है, ये भी सह अभाज्य संख्या है। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी संख्या है जो सह अभाज्य संख्या है। इसमें एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि एक क्रमिक संख्या, देखो यहां पर क्रमिक संख्या हमेशा क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। क्रमिक संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है, मतलब को प्राइम नंबर होते हैं। बट एक बात और बता दे रहा हूं दोस्तों, जैसे कि यहां पर अगर आपको आया कि 2 और 5, क्या ये भी को प्राइम नंबर है, क्या ये भी को प्राइम नंबर है, तो यस ये भी को प्राइम नंबर है। भले ही ये क्रम में नहीं आया है, क्रम वाली जितनी भी संख्या है, क्रमिक अभाज्य संख्या जो है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11, 11 और 13, 13 और 17, 17 और 19, 19 और 21, सॉरी 21 नहीं 19 और 23, उसके बाद 27 और 31, ये जो क्रमिक संख्या है दोस्तों वो सभी को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि उनका जो सामान्य विभाजक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। इन संख्याओं को यदि आप भाग दोगे तो आपको सबसे बड़ा महत्तम सामान्य विभाजक मतलब मसावी, ठीक है, महत्तम सामान्य विभाजक क्या मिलेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। कॉमन जो फैक्टर मिलेगा हमको 1 ही मिलेगा दोस्तों, और इसीलिए इसको जो है को प्राइम नंबर कहा जाता है। बट एक बात और बता दे रहा हूं कि यहाँ पर जो है भले क्रमिक संख्या नहीं हो, जैसे कि 2 और 5 ये क्रमिक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, बट ये जो है दोनों भी क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों का सामान्य विभाजक जो है एचसीएफ जो है, इन दोनों का एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मसावी जो है महत्तम सामान्य विभाजक, मसावी जो है महत्तम सामान्य विभाजक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, दोनों का 1 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये भी क्या है, एक को प्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य संख्या है। ये भी एक सह अभाज्य संख्या है, इतना आपको समझ लेना है दोस्तों। अब इसके पश्चात और एक देखने वाले हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको कहा जाता है, एक कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों ये जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यहां पर सह अभाज्य संख्या में आपको समझ में आ गया होगा, चाहे कोई भी संख्या रहे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर और एक बार एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 12 है और 13 है दोस्तों, तो ये भी जो है को प्राइम नंबर है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर 12 के तो फैक्टर जो है 2 से अधिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली 12 और 13 जो है ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, मसावी क्या है, मसावी ये आपको देखना है, महत्तम सामान्य विभाजक ये आपको देखना है। तो दोनों का जो है कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, और इसीलिए वो भी जो है क्या है, ये भी जो हमारा क्या हो जाएगा, अभी एक सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्या की कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों, बड़ी आसान है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी, और ये आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब बता रहा हूं दोस्तों, जैसे 3 है, 3, 4 और 5 है, ठीक है, आप समझ लो दोस्तों अच्छे से, 3, 4 और अगर 5 है, तो इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या में सिर्फ इतना होता है कि जो बीच वाली संख्या होती है ये भाज्य होती है दोस्तों,
ठीक है। ये जो है क्या होती है, भाज्य होती है, मतलब ये जो है कंपोजिट नंबर होना चाहिए, और ये दोनों जो है उसके आगे पीछे वाले क्या होना चाहिए, सिर्फ ये अभाज्य संख्या होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हम लोग और निकाल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं 11, 12 और 13, ये दोनों भी जो दोस्तों प्राइम नंबर है, और इसके बीच में एक क्या है, भाज्य है, इसके बीच में क्या है, एक भाज्य है। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, इसी को कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या 29, 30 और यहाँ पर आ जाएगा 31। तो ये दोनों भी जो दोस्तों क्या है, प्राइम नंबर है, और 30 जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। इस प्रकार से दोस्तों आपकी सभी कंसेप्ट लगभग जो है संख्या पर आधारित जो भी आपके कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश की गई है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके पश्चात दोस्तों इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है जो अभी जो है यहाँ पर मैं समझा नहीं पाया, जैसे कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इस पर आधारित एक नया वीडियो जो है दोस्तों यहाँ पर डाला जाएगा, जिसको जो है आपको देखना है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। आज की जो कंसेप्ट जो है, बेसिक मैथ कंसेप्ट आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। ये जितनी भी मेहनत की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बट एक चीज, बहुत महंगी चीज मुझे मिलने वाली है, वो एक है समाधान। और दोस्तों इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। और दोस्तों मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका प्यार। और यदि आप जो है कमेंट्स कर देते हो, यदि आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और जो है उम्मीदें बढ़ जाती है, और भी आपके लिए कुछ करने की जो है करने का जज्बा जो है दोस्तों ये जाग उठता है। और इसीलिए जो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके हाथ से भी अच्छा काम हो। और जो है जिन बच्चों का मैथ की कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं है, या जो लोग मैथ से डरते हैं दोस्तों, उनको भी जो है मैथ का जो डर है वो कम हो जाए, उनका भी मैथ का डर कम हो जाए, और उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, और वो भी जो है इसका भरपूर फायदा ले पाए। बस यही उम्मीद के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।